नमस्कार डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमारी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड 3 वीडियो आ चुकी है, जिसमें मैंने एरिया और पेरीमीटर और उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको और उनसे संबंधित उन क्वेश्चंस को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। आज मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड ये हमारी चौथी वीडियो है, जो आपकी वॉल्यूम और सरफेस एरिया पर बेस्ड है। अब हम सबसे पहले इसमें आते हैं, आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है। तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन की इकाई घन मीटर, घन सेंटीमीटर या घन किलोमीटर होती है। देखिए, और अभी तक आपने एरिया पढ़ा है। एरिया में क्या होता था, अगर आपको एरिया निकालना होता था यानी क्षेत्रफल निकालना होता था तो आप क्या करते थे, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देते थे, यानी एक भुजा को दूसरी भुजा से गुणा कर देते थे, जो सिर्फ सतह का बारे में बताता था। लेकिन अगर आपको पूरे, जैसे एक कमरा है, कमरे में अगर आपको सिर्फ सतह के बारे में पता करना है तो आपको क्या करना है, लंबाई को चौड़ाई से या आप कह दीजिए एक भुजा को दूसरी भुजा से गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर आप पूरे कमरे के बारे में पता करना चाहते हैं तो जो पूरे कमरे का निकलता है वही क्या होता है, आयतन होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों महत्वपूर्ण हैं। अब हम उसके बाद आते हैं सतह यानी सरफेस। जिस पृष्ठों पर द्वारा वस्तु घिरी होती है उसे उस वस्तु की सतह कहते हैं। सतह पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है। इस कारण इसकी इकाई वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर इत्यादि होती है। आप जैसे जैसे एग्जाम्पल देखेंगे वैसे वैसे आपको सरफेस और वॉल्यूम दोनों के बारे में क्लियर होता जाएगा। अब जैसे सबसे पहले आता है घनाभ। घनाभ के लिए आप कमरे का उदाहरण दे सकते हैं, माचिस का उदाहरण दे सकते हैं, ईंट का उदाहरण दे सकते हैं, आप किताब का उदाहरण दे सकते हैं, या आप साबुन की टिकिया का भी उदाहरण दे सकते हैं, या आप संदूक यानी बॉक्स का भी उदाहरण दे सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके घनाभ हैं। घनाभ क्या होता है, देखिए आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, और साथ साथ में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। तो अगर उसी में आप एक और भुजा कर दीजिए जिसको आप ऊंचाई कहते हैं, और वो जो ऊंचाई होती है वो भी चाहे लंबाई से कोण बनाए और चाहे चौड़ाई से कोण बनाए, वो कोण भी क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो उससे जो आकृति बनती है वही घनाभ कहलाती है। घनाभ और घन में इतना अंतर है कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, जबकि घनाभ में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यानी अगर घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर कर दिया जाए तो घनाभ किस में बदल जाएगा, घन में बदल जाएगा। यहाँ जैसे आप कमरे को देख रहे हैं, कमरा आप सबने देखा होगा, कमरे की लंबाई होती है और कमरे की चौड़ाई होती है, और कमरे की लंबाई चौड़ाई के बीच में जो भी आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे दोनों 90 डिग्री पर ही बने होते हैं। अगर ज़्यादा कम पर बन जाता है तो कमरा ठीक से बनता ही नहीं है। इसलिए कमरे को उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि कमरे में निश्चित सी बात है कि लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटेंगे, और दीवारें एकदम सीधी होती हैं। तो जब दीवारें सीधी होती हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो तीसरी भुजा यानी ऊंचाई है वो क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई पर लंब होगी। यहाँ देखिए जैसे आकृति में दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ विकर्ण क्या होता है। जरूरी है घनाभ का विकर्ण जानना, और घनाभ के कई विकर्ण होते हैं, लेकिन आपको कौन सा विकर्ण जानना है, जो सबसे लंबा हो। तो सबसे लंबा विकर्ण जानने के लिए क्या किया जाता है, जैसे एक छड़ आप डी पर रख दीजिए, एक छड़ आप कहाँ रख दीजिए, डी पर रख दीजिए, और उसको आप आगे बढ़ा दीजिए और लाकर यहाँ बी पर कर दीजिए। तो इससे जो लंबाई आती है इसकी, वही क्या होती है, विकर्ण की लंबाई होती है। या आप इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जैसे कोई कमरा है, कमरे में जो भी फर्श है, फर्श के एक कोने में रॉड रख दीजिए, और वो रॉड
किसी भी दीवार को न टच करे और छत के एक कोने में चली जाए, बिना दीवार को किसी टच किए छत के एक कोने में चली जाए, तो उस समय जो रॉड की लंबाई होगी वही क्या कहलाती है, घनाभ का विकर्ण कहलाती है। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है। भाई घनाभ, पहले आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते थे आप, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते थे, तो आयत से ही घनाभ बना है। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए उसमें एक चीज़ और मिला लीजिए, वो ऊंचाई है। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब घनाभ के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल। अब पहले आप ये देखिए, एक घनाभ है, घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं। तो अगर आप समस्त पृष्ठ देखना चाहते हैं तो आप पहले एक बार अंदर का देख लीजिए, उसी से बाहर का आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई रूम है, कमरे में एक फर्श होती है, वो भी तो एक पृष्ठ है, एक छत होती है, वो भी एक पृष्ठ है, और 4 दीवारें होती हैं। तो 4 दीवारें क्या है, ये भी पृष्ठ ही हैं। तो कमरे में कुल कितने पृष्ठ होते हैं, तो एक फर्श, एक छत, यानी 2 ये हो गया, और 2 आमने सामने की भुजा और 2 दूसरे आमने सामने की भुजा, यानी कुल मिलाकर 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ में से जितना फर्श की क्षेत्रफल रहेगा और उतना ही क्षेत्रफल आपका किसका रहेगा, छत का रहेगा। और जितना एक भुजा के क्षेत्रफल रहेगा उतना हो उसके सामने वाली भुजा का भी क्षेत्रफल होगा, और जितना दूसरी भुजा का क्षेत्रफल रहेगा उतना उसके सामने वाली भुजा का ही क्षेत्रफल होगा। अगर आपको संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाता है, 6 भुजाओं के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि जितना फर्श का क्षेत्रफल है उतना ही छत का क्षेत्रफल है। तो हम इसको 2 बार क्यों करें, हम क्या करते हैं, एक को लेकर ही उसको 2 से गुणा कर देते हैं। हम भाई चाहे फर्श का क्षेत्रफल निकालिए, फिर उसका क्षेत्रफल निकालिए, छत का 2 बार क्षेत्रफल निकालिए, फिर उसके बाद उसको जोड़िए। या तो इससे अच्छा क्या है कि फर्श का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो अपने आप फर्श और छत दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही चारों भुजाओं में से 2 भुजा आप की क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आमने सामने की कोई एक भुजा का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दूसरे आमने सामने की एक भुजा का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आप फर्श का क्षेत्रफल और ये 2 जो दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उनको जोड़कर 2 से गुणा कर दीजिए, आपको पूरे कमरे का या पूरे कमरे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, घनाभ के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। यहाँ देखिए जब आप फर्श का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो यहाँ लिया गया है लंबाई गुणे चौड़ाई, और यही छत का भी क्षेत्रफल है, तो इसलिए इसका 2 गुना कर दिया गया है। प्लस अब एक दीवार का क्षेत्रफल निकालिए, चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, और उसके सामने की दीवार का भी क्षेत्रफल चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, इसलिए चौड़ाई गुणे ऊंचाई का भी 2 गुना कर दिया गया है। ऐसे ही दूसरी दीवार का निकालिए तो ऊंचाई गुणे लंबाई हो जाएगी, और उसके सामने वाले की दीवार का भी ऊंचाई गुणे लंबाई हो जाएगी, और इसको भी 2 गुना कर दिया गया है। इसलिए समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। या इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, 2LB + BH + HL, और ये याद करने में आसान होता है। L लेंथ है, B आपकी ब्रेथ है, या जिसको आप कहते हैं चौड़ाई, और H क्या है, हाइट यानी ऊंचाई। अब आता है घनाभ के विकर्ण का क्षेत्र। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण मैंने आपको बता दिया कि विकर्ण क्या होता है कि फर्श के एक कोने की रॉड रखिए और वो किसी दीवार को ना छूकर छत के दूसरे कोने में चली जाए, उसी को विकर्ण कहते हैं। और इस विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √L² + B² + H², जहाँ L क्या है, लंबाई है, B क्या है आपकी चौड़ाई है, और H क्या है आपकी ऊंचाई है। अब आप आते हैं आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। आयताकार कमरों के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया आपको। जो घनाभ का है वही क्या है, कमरे का है। अगर आपसे ये कहा जाए कि कमरों की दीवारों के क्षेत्रफल बताइए, तो कमरों की दीवारों के क्षेत्रफल बताने में क्या करना रहता है आपको कि फर्श और छत इन दोनों के क्षेत्रफल निकाल दीजिए, बाकी जितना बचता है इस फार्मूले से देखिए आप लगा लीजिए। तो क्या हो जाएगा,
कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। और विकर्ण वो मैंने आपको ये बता दिया। छत या फर्श का क्षेत्रफल हमने घनाभ में शुरुआत में समझा दिया था। छत और फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम उसके बाद आते हैं संदूक। संदूक पर कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बातें हैं। बस यहाँ क्या है, या तो संदूक बंद होगा या तो संदूक खुला होगा। और अगर बंद होगा तो या तो संदूक ऐसे पड़ा होगा नीचे में, या संदूक आपका थोड़ा सा उठा होगा। तो संदूक का जो भी आपको आयतन निकालना है, आयतन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आयतन तो सिर्फ एक ही विधि से निकल सकता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और उससे संदूक का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन संदूक के क्षेत्रफल में सबसे खास बात ये रहती है कि अगर हम उनका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो पृष्ठ क्षेत्रफल अंदर का क्या होगा, बाहर का क्या होगा, इसी पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और इसमें ये भी नहीं कि बहुत कठिन होता है, हल्का सा आप ध्यान दे दीजिए, आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। अपने दिमाग में ये रखिए, संदूक है तो उसकी थोड़ी सी मोटाई ज़रूर होगी, यानी कुछ न कुछ उसकी मोटाई ज़रूर होगी। तो जैसे अगर किसी चीज़ की मोटाई है तो निश्चित सी बात है, अगर आप उसको नापते हैं, जैसे मान लीजिए कमरा है, कमरे को जब आप बाहर से नापेंगे, यानी किसी कमरे को जब आप बाहर से नापेंगे तो आपको उस कमरे की लंबाई ज़्यादा मिलेगी, और जब आप कमरे को अंदर से मापते हैं तो कमरे की लंबाई क्या होती है? कम हो जाती है। और जो लंबाई कम होगी कमरे की, वो किसके बराबर होगी? वो जो दीवालों की दोनों तरफ की जो दीवारें जितनी मोटी हैं, अगर उतनी मोटाई अंदर वाले में जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? बाहर वाले के बराबर हो जाएगा। या बाहर वाली दीवार की जो लंबाई है उसमें से इन कमरों की दीवारों की मोटाई को घटा दिया जाए तो अंदर वाले दीवार की लंबाई आपको मिल जाएगी। बस इसी बात को ध्यान रखिए, और इसमें और कुछ नहीं रहता। इसी बात को अगर ध्यान रखते हैं तो आप संदूक के बारे में जितने भी प्रश्न हैं, चाहे जिस प्रकार के प्रश्न हैं, आप उसको आसानी से कर लेंगे। बशर्ते आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, संदूक का ढक्कन है कि नहीं है। कभी कभी ढक्कन नहीं होता है, उसके बाद वो पूछ लेता है कि इसका सरफेस एरिया बताइए आप। तो अगर ढक्कन नहीं तो ढक्कन के सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे आप? तो ढक्कन के सरफेस एरिया आप निकाल नहीं पाएंगे। तो उस हालत में आपका आंसर क्या होगा? दूसरा आएगा। ठीक है। और ये भी बात है, जब संदूक खुला है यानी उसका ढक्कन नहीं है, लेकिन तब भी उसकी मोटाई है, तो आपको मोटाई का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यानी जो ऊपर वाली सतह दिख रही मोटी सी हल्की सी, 1 अंगुल आधे अंगुल जो भी हो, आपका उसका एरिया निकाल कर जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। घन, जब आप घनाभ समझ में आ गया है तो घन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। घनाभ और घन में सिर्फ इतना अंतर है कि जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए तो घनाभ किस में बदल जाता है? घन में बदल जाता है। अब हम आते हैं बेलन। यह बहुत महत्वपूर्ण है, और बेलन जो यहाँ लिया जाता है हमेशा राइट सर्कुलर सिलेंडर लिया जाता है, यानी उसको क्या कहते हैं? समवृत्ताकार बेलन ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसा बेलन पाइए आप ले लीजिए। जैसे रोटी जिससे बनती है वो भी बेलन है, लेकिन वहाँ उस बेलन का उपयोग यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्या है, उस बेलन में ऊपरी वाली सतह और नीचे वाली सतह काट दीजिए। यानी आपको वो लेना है कि ऊपर से नीचे तक इसकी मोटाई क्या हो? बराबर हो। ऐसा ना हो कि ऊपर ज़्यादा मोटा है नीचे कम मोटा है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर या समवृत्ताकार बेलन उसी बेलन को कहते हैं जहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक की मोटाई क्या होती है? बराबर होती है। अब यहाँ हम आते हैं, देखिए बेलन में 3 प्रकार की सतह होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक आपकी ये सतह दिख रही जो गोल गोल है, और एक सतह नीचे दिख रही ये भी गोल गोल है, और साथ साथ में ये पृष्ठ दिख रहा है वक्र पृष्ठ, ये भी आपका है। तो 3 सतह होती हैं, और इसका क्षेत्रफल भी अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। यहाँ देखिए एक आता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ क्या है आपका, जैसे आपने कुछ भी लिया, जैसे किसी चीज़ को सिलेंडर बनाना है आपको, तो जो पृष्ठ मुड़ा हुआ है उसी का क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया
कहने का अर्थ ये है कि किसी भी चीज़ के कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो जो भाग मुड़ा हुआ है, यानी सिलेंडर मान लीजिए एक टीन की कोई पतली सी चादर है, उसको घुमाकर सिलेंडर बनाया जा रहा है, तो जो भाग घूम रहा है आपको उसी का एरिया निकालना है, ना कि जो ऊपर या नीचे ढक्कन लगे हैं उनका एरिया निकालना है। अगर आप ढक्कन का एरिया निकालते हैं तब वो कर्व सरफेस एरिया में नहीं आएगा। कर्व सरफेस एरिया में वही निकालना पड़ता है जो भाग आपका क्या है, मुड़ा हुआ है। जैसे ये वाला भाग जो आपका दिख रहा है, मैं इसको एकदम क्लियर करके दिखा देता हूँ आपको। ऐसे में ये भाग तो नीचे पड़ा रहेगा, तो इसका क्षेत्रफल तो निकालना नहीं है आपको। और ये भाग क्या है, हो सकता ढक्कन हो या ना हो, ढक्कन होगा तो निकालना है, नहीं होगा तो नहीं निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या निकालना है, यही भाग के क्षेत्रफल निकालना है जो ये वाला भाग है। अब इसी के आधार पर कुछ सूत्र हैं, आप उसको याद कर लीजिए आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे एक सिलेंडर दिया है जिसकी एरिया क्या है, आर है। निश्चित सी बात है सिलेंडर क्या है कि ऊपर वाला भाग ये वृत्त ही होगा और ये भी क्या है, वृत्त ही होगा, और दोनों की एरिया मतलब दोनों के रेडियस क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये क्या है आपकी एच कहलाती है, हाइट, यानी सिलेंडर कितना ऊंचा है। यहाँ अगर ये रेडियस है तो वेलन का आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। निश्चित सी बात है, जैसे कमरे का क्षेत्रफल, कमरे के आयतन निकालने के लिए क्या करते थे, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देते थे। वही यहाँ भी करना है, आधार का क्षेत्रफल निकालिए, ऊंचाई से गुणा कर दीजिए। और आधार है क्या, आधार एक वृत्त है, तो सबसे पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, जो कितना होता है हमने पहले आपको बता दिया था, ये कितना होता, पाई आर स्क्वायर। इसी पाई आर स्क्वायर में इसकी ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, आपको क्या होगा, बेलन का आयतन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि बेलन के वक्र तल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या करना है, बेलन के वक्र तल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, यानी 2 पाई आर एच। ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। अब ये बताइए कि आधार का परिमाप क्यों लिया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए बेलन में ऊपर नीचे का ढक्कन नहीं है, सिर्फ मुड़ा हुआ है, अगर आप उस बेलन को बीच से काट देते हैं और बीच से काट कर पूरी तरह से फैला देते हैं, तो फैलाने पर आप क्या देखते हैं, वो बेलन एक आयत में बदल जाएगा। और आयत में जो बदल जाएगा तो जो आयत की लंबाई होगी वो लंबाई किसके बराबर होगी, वो लंबाई होगी इसी वृत्त के परिमाप के बराबर होगी, क्योंकि इसी को यहाँ से बीच से काट कर इसको दो भागों में किया जा रहा है ना, फैलाया जा रहा है। तो ये जो परिमाप होगा ये इसी वृत्त के परिधि के बराबर होगा। इसीलिए और उस लंबाई को किससे गुणा कर दिया जाए, चौड़ाई से, यानी चौड़ाई ऊंचाई मान लीजिए आप, क्योंकि बेलन के लिए जो उसके लिए चौड़ाई थी, चादर के लिए जो आप टीन की चादर बनी थी जिससे बेलन बनी थी वो इसके लिए ऊंचाई है। तो आप इसको क्या करेंगे, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देते हैं, तो आपको क्या आ जाता वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। और यहाँ क्या है, लंबाई क्या है 2 पाई आर है और चौड़ाई क्या है उसकी ऊंचाई, तो यानी 2 पाई आर इंटू एच। ये क्या होगा, बेलन के वक्रतल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल में क्या होगा भाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और प्लस ये वाला क्षेत्रफल निकाल लीजिए और ये वाला क्षेत्रफल निकाल लीजिए। भाई एक वृत्त ऊपर बना है तो उसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, और एक वृत्त आपका नीचे बना हुआ है तो इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। इन तीनों क्षेत्रफल को जोड़ लीजिए, जितना आता है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये होता कितना है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब देखिए खोखले बेलन का आयतन, अब आपको क्या निकालना है, खोखले बेलन का आयतन निकालना है। तो खोखले बेलन के आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, पहले अंदर वाले भाग का आयतन निकाल लीजिए। अंदर वाले जैसे बेलन या बेलन को आप किसी कमरे से लेकर तुलना कर लीजिए तो आपको ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगी। जैसे कमरे में क्या होता है, अगर आप बाहरी दीवार से निकालते हैं आयतन कमरे का तो क्या होता है, उस समय लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी जबकि ऊंचाई उतनी होगी। और जबकि अंदर का निकालते हैं तो क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, अलग अलग हो जाती है, और जबकि ऊंचाई क्या होती, उतनी रहती। ऐसे
स्थिति में क्या होता है, अगर आपको दीवालों का आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो दीवालों का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं आप कि बाहर से जो इसका आयतन आया कमरे का और एक कमरे का आयतन जब अंदर से आया, दोनों को घटा देंगे तो आपको दीवालों का आयतन मिल जाएगा। ऐसे यहाँ है बेलन के लिए, बेलन में क्या है, अगर बेलन खोखला है तो एक बार क्या करिए आप बाहर से इसका आयतन निकाल लीजिए बेलन का, और एक बार बेलन का आयतन अंदर से निकाल लीजिए। बाहर और अंदर में सिर्फ इतना अंतर है, जब आप बाहर से निकालेंगे तो रेडियस थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। क्यों बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ मोटाई तो उस चादर की रहेगी जिससे बेलन बना हुआ है, तो इसलिए जब बाहर से निकालेंगे तो आयतन ज़्यादा आएगा और अंदर से निकालेंगे तो आयतन कम आएगा, और दोनों का अंतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, उसके आयतन आ जाएगा जो आपके चादर है या खोखला बेलन का आयतन आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यहाँ क्या, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। देखिए खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ में आपको क्या करना है कि यहाँ दो प्रकार के वक्र पृष्ठ होंगे। एक वक्र पृष्ठ जो आपकी बाहर की सतह का बना हुआ है, वो भी तो बेलन का वक्र पृष्ठ है, और एक वक्र पृष्ठ उसके अंदर बना हुआ है, वो भी तो भाग मुड़ा हुआ है। जैसे चद्दर है, जैसे मान लीजिए बेलन काट दिया आपने, एक चद्दर बन गई, तो चद्दर में दो सतह होती ना, एक तो सतह जो आपकी ऊपर दिख रही है वो सतह, और एक सतह नीचे भी तो जो फर्श पर पड़ी है वो भी तो सतह है। तो ऐसे ही जब बेलन खोखला होगा तो उसके दो वक्र पृष्ठ होंगे, एक बाहर वाला वक्र पृष्ठ होगा और एक अंदर वाला वक्र पृष्ठ होगा। दोनों वक्र पृष्ठ को जोड़ दीजिए आप, आपको बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, शंकु पर आते हैं। शंकु यानी कोण, और ये भी जो शंकु है ये भी आपको समकोणीय लिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समकोणीय का मतलब ये है कि ये और ये बराबर होगा, ऐसा नहीं कि जैसे मन के वैसे तिरछा काट के शंकु बना दीजिए। इसमें जितनी लंबाई इसकी होनी है उतनी लंबाई इस भुजा की भी होनी है, तभी ये शंकु बनेगा। यानी राइट ट्रायंगल तभी बनेगा, राइट ट्रायंगल कोण तभी ये बनेगा। इसमें आपको क्या करना है, इस हाइट को जो आपकी L दिखा रही है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। और ये आपकी क्या है, H हाइट है, और साथ साथ में इसका भी अपना एक रेडियस होगा। और एक ख़ास बात और ध्यान दीजिए आप, अगर इसी को आगे बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, एक कोण बन जाता है। यानी कोण का 1/3 हिस्सा ही क्या होता है, सॉरी सिलेंडर का 1/3 हिस्सा ही क्या होता है, कोण होता है। तो इसलिए जब आप कोण का आयतन निकालेंगे तो सिलेंडर का जो भी आयतन होता है उसका 1/3 कर देंगे, कोण का आयतन मिल जाएगा। सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो कोण का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम आते हैं शंकु का वक्रतल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्रतल या वक्र पृष्ठ मैंने जो भी उसमें होता था सिलेंडर में, वही वक्र पृष्ठ कोण में होगा यानी शंकु में होगा। तो जो ये वाली भुजा है आपकी, ये वाली, ये इसी की आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये जो मुड़ा वाला भाग है इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है, यही वक्र पृष्ठ है। और ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। और इसको भी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप काट कर खोल देते हैं तो कैसे निकलता है, वही तरीका यहाँ अपनाइए तो आपको क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा पाई आर एल, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और नीचे क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है। जैसे अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और नीचे एक वृत्त भी बना हुआ है, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ लीजिए, आपको शंकु का पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो होता है पाई आर ब्रैकेट में आर एल प्लस आर, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है, तो निश्चित सी बात है, आप ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो इसमें क्या होगा, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। अगर हाइट दिया है, रेडियस दिया है, तो आपको स्लैंट हाइट मिल जाएगी। अब हम आते हैं
गोल, गोला या स्फेयर। गोला अगर ठोस होता है, देखिए दो प्रकार के होते हैं, ठोस होता है तभी हम क्या कहते हैं, उसको गोला कहते हैं, ठीक है। और अगर ठोस नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं, शेल, यानी गोलाकार शेल। अगर वो ठोस होती है तो उसको स्फेयर बोला जाता है, अगर वो खोखली होती है तो उसको क्या बोला जाता है, शेल बोला जाता है। अब यहाँ हम सबसे पहले गोले की बात आते हैं। तो देखिए गोले का क्या निकालना, आयतन निकालना है। तो गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और अगर आप संपूर्ण पृष्ठ तल का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है यही वक्र पृष्ठ होगा, यही संपूर्ण पृष्ठ होगा, सब कुछ यही होगा। और ये कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए हम आते हैं अर्धगोले पर। भाई निश्चित सी बात है, गोले का आधा भाग अर्धगोला है। तो अगर आप अर्धगोले का आयतन निकालते हैं तो गोले के आयतन का आधा कर दीजिए, अर्धगोले का आयतन निकल आएगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। और आपको ये मालूम है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये वक्र पृष्ठ ही वाला है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी उसका आधा। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है तो एक तो आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और साथ साथ में ये वाला जो भाग है इसका भी क्षेत्रफल आप निकालेंगे। तो देखिए गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है तो होता है कि 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का कितना होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, 3 पाई आर स्क्वायर। आधा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब आप गोले को अर्धगोले में काटेंगे तो उसमें एक नई सतह बन जाती, ये वाले वृत्त की जैसे होती है। इसी कारण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब ऐसे आता है गोलाकार शेल। शेल का मतलब खोखला, यानी खोखला है तो देखिए आकृति बनी हुई है, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी तो दोनों रेडियस अलग होंगे। ये छोटा रेडियस मान लीजिए आर है और ये बड़ा रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो अगर इसमें कहा जाए गोलाकार शेल का आयतन, तो शेल का आयतन क्या होगा, आप एक बार अंदर वाले गोले का आयतन निकाल लीजिए, इस वाले को एक बार इतना निकाल लीजिए और उसके बाद एक बार पूरे का निकाल लीजिए। जब पूरा में से इतना घटा देंगे तो इतने का आयतन किनारे वाले का मिल जाएगा, जो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस R3। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं प्रिज्म पर, और प्रिज्म के साथ आते हैं पिरामिड। देखिए प्रिज्म का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। प्रिज्म आपने देखा है जो नीचे वाला भाग बड़ा होता है जिस पर प्रिज्म रुक जाता है, उसका क्षेत्रफल जितना आ जाए और उसको ऊंचाई से गुणा कर दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, प्रिज्म का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। और प्रिज्म के लेटरल का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। अब देखिए ऐसे ही पिरामिड का आता है। पिरामिड का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये सब रट लीजिएगा, ये सब फार्मूले जो हैं कभी कभी पूछ लेता और ये क्या होता है, फंसा देता है और लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सारे के सारे फार्मूले क्या कर लीजिएगा, एक जगह अलग से बना लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। अब आता है छिन्नक। छिन्नक पढ़ने से पहले आप छिन्नक की आकृति देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई शंकु है, शंकु का ऊपर वाला भाग काट दे, यानी कुल मिलाकर 2-4 सेंटीमीटर तक काट दे। काटने के बाद जो आकृति बने वही क्या कहलाती, शंकु। जैसे ये मान लीजिए ये आपका कोन है, कोन इस टाइप का होता है, यहाँ किनारे होता है, आप इतना भाग क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। तो जो ये नीचे वाला भाग बन रहा है, ये वाला भाग, यही क्या है आपका, यही आपका छिन्नक है। अगर आपको ये ध्यान में है तो आप निश्चित सी बात है ऐसे सवालों को आसानी से कर पाएंगे। करने का मतलब ये है कि जब भी ऐसे चीज़ का आयतन निकालना हो या वक्र पृष्ठ निकालना हो तो आप कोण का निकालिए। और कोण भी यहाँ 2 बन रहे हैं, एक छोटा कोण बन रहा है इतना वाला भाग, और ये क्या है, बड़ा वाला कोण बन रहा है ये वाला भाग।
तो क्या करना रहता है, अगर आपको छिन्नक का आयतन निकालना है तो आप क्या करिए, पूरे इस कोण से निकालिए आयतन और उसमें से ये वाला आयतन घटा दीजिए, तो आप निश्चित सी बात है जो यहाँ से लेकर छिन्नक बना हुआ है, छिन्नक का भी आयतन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे है कि छिन्नक का आयतन क्या होता है, पाई एच अपान 3, जो वही होता वहाँ भी हो, यही यहाँ भी लगेगा। ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे तिर्यक ऊंचाई क्या होती, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है। अब देखिए बाल्टी की भी एक प्रकार की क्या है, छिन्नक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब एग्ज़ाम में पूछा जाता तो वो बाल्टी का पूछेगा, वो छिन्नक शब्द प्रयोग नहीं करेगा। तो निश्चित सी बात है, अगर आपको बाल्टी के बारे में लगाना है, बाल्टी का आयतन निकालना है या बाल्टी का कुछ निकालना है, तो आप ऐसे प्रश्नों को छिन्नक के फार्मूले से लगाइएगा। और छिन्नक का फार्मूला अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो आप यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, छिन्नक बनता कैसे है। अगर आपको ये मालूम चल गया छिन्नक बनता कैसे है, छिन्नक कहते किसको हैं, तो आप छिन्नक के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। छिन्नक क्या होता है, एक कोण का ऊपरी वाली भाग एकदम सतह से ब्रेक कर दीजिए, तो जो बन जाता है वही क्या कहलाता है, छिन्नक कहलाता है। और छिन्नक के जितने फार्मूले हैं सब उसी को घटाकर आए हैं और अपनी तरफ से कोई नए फार्मूले नहीं आए हैं। अब यहाँ कुछ खास चीज़ें हैं जिनको याद कर लीजिए। जैसे किसी घनाभ, चाहे घनाभ हो या आप कह लीजिए गोला हो, चाहे जो हो, अगर उसके जैसे गोले में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी भुजाई होती है, मतलब रेडियस ही होता है, इसलिए वहाँ रेडियस ले लीजिए और यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है, इसलिए XYZ मान लीजिए। तो ये क्या होता है, अगर मान लीजिए उसकी भुजाएं X%, Y% और Z% बढ़ जाती है, 3 भुजाएं तो तीनों बढ़ रही हैं, तो घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि होती है, तो आप इस फार्मूले से लगा सकते हैं। और यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब वृद्धि हो तो आप ऐसे फार्मूले दोनों में ही लगेंगे। अगर मान लीजिए जैसे एक भुजा बढ़ रही है X% और दूसरी भुजा Y% घट रही है और तीसरी भुजा Z% बढ़ रही है, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, आयतन में वृद्धि निकालने का या आयतन में कमी निकालने का। तो आप फार्मूला यही लगाएंगे। करना क्या है आपको, जो चीज़ घट रही है उसको माइनस कर दीजिए बस और सॉल्व कर लीजिए। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आयतन में वृद्धि हो रही है। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आयतन में कमी हो रही है। देखिए ये प्रश्न है, यदि किसी घनाभ के 3 आसन्न सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः A1 A2 A3 है तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी √A1 + A1 × A2 × A3। और यहाँ ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा और इस पर क्वेश्चन भी आता है। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः X Y और Z से गुणा कर दिया जाए, यानी लंबाई को X से गुणा कर दिया जाए, चौड़ाई को Y से गुणा कर दिया जाए और ऊंचाई को Z से गुणा कर दिया जाए, तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो जो आयतन में वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगी, XYZ -1 × 100। यानी कुल मिलाकर जो आयतन है, जैसे मान लीजिए पहले आयतन जितना भी हो, अब आयतन क्या हो जाएगा, XYZ गुना हो जाएगा। लेकिन वृद्धि की बात कर रहा है तो XYZ में से 1 घटा दीजिए तो आपको प्रतिशत वृद्धि मालूम चल जाएगी। ऐसे ही क्या है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 2 गुना कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होता है, 8 गुना हो जाता है। तो आयतन में वृद्धि कितनी हुई, 700% हुई या 7 गुना हुई, क्योंकि 1 गुना तो पहले था ही। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।